नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में सभी प्रश्न का रिविजन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है किस सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से है, साइंस से है। तो इस क्लास की खास बात ये है कि जीएस के इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से संबंधित तत्वों से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो देखिए, सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या है, सीजियम के बारे में ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक, अगर आपसे यही पूछ ले कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ऋणात्मक तत्व के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन ये भी एग्जाम में पूछा गया, फ्लोरीन। ठीक, उसके बाद कुछ तत्वों के बारे में जैसे पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का तत्व है। अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्का जो है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का अगर धातु तत्व पूछे तो वो हो जाएगा आपका लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक, ये भी बातें आप लोग को साथ में याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बता दीजिए, जो हमारी दांतें हैं, दांत और हड्डी किसकी बनी होती है, दांतें और हड्डी किसकी बनी होती हैं, किस की बनी होती है, तो ये आपके कैल्शियम की बनी होती हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती हैं। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। उसके बाद सबसे भारी तत्व जो है, हल्का जो है धातु तत्व पूछे, जो धातु तत्व होता है, ये हाइड्रोजन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, गैस होते हैं। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। लेकिन धातु तत्व पूछे सबसे हल्का, तो लिथियम हो जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और दांत जो है कैल्शियम की बनी होती है, किसकी, कैल्शियम की। तो इतनी सी चीजें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। इतनी चीजें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी, एग्जाम में पूछी भी गई थी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि जोड़े का मिलान करिए। तो यहाँ पे जो है एग्जामों में जोड़े का मिलान करने के लिए भी आता है। यहाँ पे देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे इतिहास में फेमस है, 1857 की क्रांति। वहां पे कुछ मतलब जगह का नाम और वहां के जो नेतृत्व करता है उनके नाम दिया गया है। आप लोगों को इसका मिलान करना है। जैसे कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ये आरा बिहार से नेतृत्व किए थे, तो यहाँ पे आप लोग मिला देंगे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। बेगम हजरत महल अवध के जो संस्थापक थे साआदत खां थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। और इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो लियाकत अली जो है 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे मिलान कर देना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कपाल कुंडला के लेखक कौन थे, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ चीजें अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ की लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ इन्होंने कब लिखा था, 1882 में। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ये भी कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम ये भी कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। और एक चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में गीतांजलि अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, गीतांजलि
जिनके लिए इनको नोबेल मिला था साहित्य का। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। ये भी बातें यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। और कुछ अगर आपसे पूछे कि गबन किसकी रचना है, हमने बताया था आप लोग को गबन किसकी रचना है, गबन। और गोदान अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, गबन गोदान। अगर आपसे पूछे कि कर्म भूमि किसकी रचना है, कर्म भूमि किसकी रचना है। या फिर अगर आपसे पूछे कि रंग भूमि किसकी रचना है, तो ये सभी जो रचना है ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इन सभी रचनाओं के बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है, अब सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आनंद मठ के लेखक कौन है? 1882 में। और ये इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आप लोग राष्ट्रीय गीत इसी से लिया गया है, इसी में संकलन मिलता है, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। ठीक, और गीतांजलि के लेखक जहाँ पे ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि से हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान इसी गीतांजलि से लिया गया है। क्या है हमारा राष्ट्रीय गान? तो जन गण मन, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गबन गोदान और कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक का कौन है? मुंशी प्रेमचंद। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग को वहां मिलेगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए ये साइंस से प्रश्न आ चुका है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, न्यूटन ने किया था। न्यूटन की एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक थी? तो न्यूटन की पुस्तक थी। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने ही दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपसे पूछे किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि गति के नियम किसने दिए थे? गति का नियम किसने दिया था? तो ये भी न्यूटन महोदय ने ही दिया था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भौतिकी के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए भौतिकी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, न्यूटन को कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे 7 रंगों के बारे में आया है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास प्राथमिक रंग कौन से हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग जो है लाल, ये भी एग्जाम में पूछा गया, लाल हरा नीला, ये हमारा क्या है? प्राथमिक रंग होते हैं, लाल हरा नीला। तो इतनी बातों को आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने किया था? न्यूटन महोदय ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया था। ठीक, न्यूटन की एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है प्रिंसिपिया। ये पूछे किसकी पुस्तक है? तो ये न्यूटन की पुस्तक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? ये भी न्यूटन जी ने दिया था। उसके बाद भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को माना जाता है। भौतिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक जो है रंग, ये लाल हरा नीला होता है। ठीक, इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत सेल कितने तरह के होते हैं? तो विद्युत सेल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक तो प्राथमिक सेल, एक तो कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है, और एक होता है, क्या होता है? द्वितीयक सेल होता है। क्या होता है? द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि युग्म को सही सुमेलित करें। युग्म को सही सुमेलित करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे पूछ रहा है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे आधुनिक भारत से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये 16 अगस्त 1946 से मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को, इसकी शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी, यहाँ गया 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल ओडायर ने गोली चलाने की आदेश दिया था, उसमें सहयोग हंसराज ने किया था। ठीक, अमृतसर पंजाब नामक स्थान पे हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आइए चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से आप लोग को क्या याद रखना है? इससे ये याद रखना है इसी में कि इसमें ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो हावर। इसके तहत जो है जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। और इसमें गांधी जी ने एक नारा लगाया था। कौन सा नारा लगाया था?
करो या मरो का नारा अगर आपसे पूछे किसने लगाया था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। चौरी चौरा कांड जो है अगर आपसे ये पूछता है कि ये किस जगह पे हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें 23 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था पुलिस थाने में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। इसका सहयोग पूछता है कि किस भारतीय ने किया था, तो हंसराज नामक भारतीय ने इसका सहयोग किया था। तो इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे, तो देखिए तरंगे जो है, तरंग यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। स्थिर जल में जो आप लोग पत्थर गिराएंगे तो लंबवत कंपन करेगा, तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश कैसा तरंग है, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा तरंग कौन सा होता है, दूसरा तरंग जो होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि कौन सी तरंग होती है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि जो अनुदैर्ध्य तरंगों के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में वो कैसे समानांतर कंपन करते हैं, कैसे कंपन करते हैं, समानांतर कंपन करते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। अगर अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में इनका कंपन कैसा होता है, इनका कंपन कैसा होता है, लंबवत कंपन होता है। कैसा, लंबवत कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में ये तरंगे लंबवत कंपन करते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखना है। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि हाँ, स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और प्रकाश कैसा तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि अनुप्रस्थ तरंग तरंग संचरण की दिशा में कैसे कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे तरंग संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंग होती हैं, ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से लघु ज्वार और बृहद ज्वार आते हैं। और ये हमारे एग्जाम में ये पढ़ा जाएगा, आप लोग को अब पढ़ाया जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी में। और ये जो इससे जल में पत्थर गिराने पे साइंस का प्रश्न था। लघु ज्वार और बृहद ज्वार कब आते हैं, देखिए लघु ज्वार की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी चंद्रमा और क्या होता है, सूर्य, ये एक समकोण पे होते हैं। कैसे होते हैं, समकोण स्थिति में होते हैं, तब जाकर के लघु ज्वार होता है। अगर आपसे पूछे कि बृहद ज्वार कब आता है, बृहद ज्वार जब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य किस स्थिति में होते हैं, ये जो है ये होते हैं रेखीय, सरल रेखा में, मतलब रेखीय स्थिति में होते हैं। तब कौन सी घटना होती है, तब होता है बृहद ज्वार। ठीक, अब एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य एंड पृथ्वी, इनके बीच में सूर्य एंड पृथ्वी के बीच, अगर आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपसौर। नहीं, न्यूनतम दूरी जब होगा, न्यूनतम दूरी, तो इसको कहते हैं उपसौर। उप मतलब छोटा होता है, उपसौर। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब अधिकतम दूरी होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी जब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो इस घटना को कहते हैं क्या, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। तो उपसौर अपसौर की स्थिति भी याद रखेंगे। लघु ज्वार बृहद ज्वार कब आता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इसका रिवीजन करते हैं। लघु ज्वार कब आता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य तीनों कैसे होते हैं, समकोण की स्थिति पे होते हैं। इस तरह के, मतलब इस तरह की स्थिति आती है, इस तरह समकोण पे होते हैं, तब आती है लघु ज्वार। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक रेखी इस तरह के होते हैं, तब आता है कौन सा ज्वार, बृहद ज्वार आता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, इसको अपसौर बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी, इसको उपसौर बोलते हैं। ठीक,
ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो देखिए जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? लोकटक झील की बात करें ये मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील में एक यहाँ पे एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये जो है भारत का एकमात्र क्या है? तैरता नेशनल पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे है, लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये उल्कापिंड के गिरने से बना है। किसके गिरने से? उल्कापिंड के गिरने से बना है लोनार झील। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पुलिकट झील कहाँ पे? पुलिकट झील तो ये कहा जाता है ये आंध्र प्रदेश और किसके सीमा पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। राजसमंद और राजसमंद झील अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, और सांभर झील कहाँ पे स्थित है? सांभर झील। ये दोनों झील कहाँ पे है? ये दोनों झील राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। देवताल झील एक और आप लोग ध्यान रखेंगे। देवताल झील अगर आपसे पूछे देवताल झील कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में देवताल झील है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इन झीलों को आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार करके। तो देखिए लोकटक झील पूछ ले कहाँ पे, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है। मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक तैरता नेशनल पार्क है भारत का, इसी पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, उल्कापिंड गिरने से बना हुआ है। और पुलिकट झील कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। राजसमंद झील और सांभर झील ये दोनों राजस्थान में स्थित झीलें हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो देखिए भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली है। कौन सी? अरावली। अरावली। और ये वर्तमान समय में, पहले वलित पर्वत थी लेकिन अब वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो चुका है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं कि मतलब अब टूटा फूटा इसका भाग बचा हुआ है। ठीक। अरावली के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। इसकी गुरु शिखर की अगर आपसे पूछे ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक। और यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे जो है एक दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि माउंट आबू पे, इसी के माउंट आबू पे क्या स्थित है? एक जैन मंदिर स्थित है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। माउंट आबू पे यहाँ पे एक जैन मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत का जो है सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, अरावली पर्वत का सर्वाधिक जो है विस्तार किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो इसमें कौन सी दर्रा अरावली पर्वत में, एक फेमस दर्रा है, वैसे दर्रे तो बहुत हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। पिपली घाट दर्रा जो है, पिपली घाट दर्रा इसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 की विद्रोह हुआ था, इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। कमल एंड रोटी इसका विद्रोह, इसका जो है प्रतीक चिन्ह था। देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? हमने बताया अरावली है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का वर्तमान समय में उदाहरण बचा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू पे एक जैन मंदिर यहीं पे अरावली में ही स्थित है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। सर्वाधिक विस्तार इसका भारत के राजस्थान राज्य में है। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। दर्रा अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन सा है अरावली में, तो पिपली घाट दर्रा अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो अरावली में। 1857 की क्रांति का विद्रोह पूछे तो कमल और रोटी है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 1857 की विद्रोह का जो है क्या है? कमल और रोटी। अगर आपसे पूछे कि 1857 का विद्रोह जो है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1857 का विद्रोह। अगर आपसे पूछे कि ये शुरू कब हुआ था, 1857 की विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ पे? मेरठ से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसका तात्कालीन कारण क्या था, कारण तो बहुत था, लेकिन तात्कालीन कारण के बारे में एग्जाम में पूछता है
क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तात्कालीन जो कारण था इसका वो था आपके चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस यहाँ पे लाया गया था। ठीक, ये यहाँ के जो है तात्कालीन कारण बना था। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? कैनिंग के समय में। और 1857 की क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्रता का इसे प्रथम युद्ध किसे कहा था? प्रथम युद्ध कह के किसे संबोधित किया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। ठीक, पहली लड़ाई। तो ये किसने कहा था? बीडी सावरकर। ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि 1857 के विद्रोह का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था और शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस इसका तत्कालीन कारण था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा? बीडी सावरकर ने। इस समय शासनकाल किसका था? कैनिंग का शासनकाल था। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी दिवस आप लोग को नोट कराया जाएगा सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एकता दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। अगर आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री एंड गांधी जयंती, ये दोनों एक ही डेट को मनाया जाता है। गांधी जयंती ये दोनों कब मनाया जाता है? तो ये दोनों 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन। अगला आप लोग को ध्यान रखना है, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे वहीं पे राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो है ये 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं। तो ये 31 अक्टूबर किसकी जयंती होती है? सरदार पटेल की जयंती होती है। और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस वो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती ये कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 129 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। तो हाँ, यहाँ से मैं जो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला जो हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। किसका? पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। अब इस लाहौर अधिवेशन की पूछता है, अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन थे तो इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है एग्जामों में। आइए चलिए हम लोग कुछ अधिवेशनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कराची अधिवेशन, तो ये भी फेमस है। तो इसके बारे में पूछा जाता है किसने, कब हुआ था? तो 1931 में। और इसमें अध्यक्षता किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है बेलगांव अधिवेशन और एक आप लोग सूरत अधिवेशन। अगर आपसे पूछे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है महत्वपूर्ण, जो 1907 वाला है वो 1907 वाला सूरत अधिवेशन आप लोग को महत्वपूर्ण था, वो 1907 वाला। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है, विभाजन हो जाता है। और किस में विभाजन होता है? तो ये गर्म दल और नरम दल में विभाजन होता है। गर्म दल और नरम
नरम दल में इसका विभाजन हो जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बेलगाम अधिवेशन एक महत्वपूर्ण है। बेलगांव अधिवेशन ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कब हुआ था? 1924 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। एक और आप लोग को ध्यान रखना है, कानपुर अधिवेशन अगर आपसे पूछे कब हुआ था? कानपुर अधिवेशन अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो ये 1925 में हुआ था। आज मेट्रो ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है। 1925 हाँ, तो 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था कानपुर अधिवेशन। और इसमें भारत की पहली भारतीय महिला, यहाँ पे नोट करेंगे, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया? पहले इसका रिवीजन करेंगे ना। तो देखिए, कांग्रेस के 129 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय क्या लिया गया था? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 वाले में, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इसमें कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। और ये जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक हुआ था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के बारे में 1931 में सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था कर्नाटक में। और कानपुर अधिवेशन 1925 में इसकी भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, चंद्रयान जो 1 है आपका, ये शुरू किया गया था 2008 में। अगर आपसे पूछे कि इसके रॉकेट का क्या नाम था रॉकेट, तो इसके रॉकेट का PSLV C11 इसके रॉकेट का नाम था। अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान 2 था, जो चंद्रयान 2 कब भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 जो है 2019 में गया, 2019 में गया था, 2019 में। और चंद्रयान 2 के अगर आपसे पूछे कि रॉकेट का क्या नाम था, तो इसका नाम था GSLV MK3 M4 इसकी M1 रॉकेट का नाम था इसका। MK3 M1 GSLV MK3 M1 इसके रॉकेट का नाम था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें रोवर एक गया था। रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था इसमें प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान। और इसके लैंडर का नाम भी पूछा जाता है। लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम पर के इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। ठीक, और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में, ये कब भेजा गया था? 2023 में। कब भेजा गया था? 2023 में। इसके रॉकेट का नाम पूछ ले क्या था? तो इसके रॉकेट का नाम था LVM-3 M4 इसके रॉकेट का नाम था। LVM-3 M4 इसके रॉकेट का नाम था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। रॉकेट PSLV C11 इसके रॉकेट का नाम था। चंद्रयान 2 जो आपसे पूछे तो ये 2019 में भेजा गया था। रॉकेट का नाम GSLV MK3 M1 इसके रॉकेट का नाम था। और इसमें रोवर जो गया था उसका प्रज्ञान नाम था। लैंडर जो था विक्रम लैंडर इसमें था। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चा में था अपने समय में ये। और चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया था। रॉकेट LVM-3 M4 रॉकेट था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? राफेल के बारे में आप लोग से पूछे तो ये सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से खरीदा गया था? तो ये फ्रांस से खरीदा गया था। और 36 राफेल विमान खरीदा गया था। कितना? 36 राफेल विमान। और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका निर्माण इसने किया था। इसका निर्माण फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है दसाल्ट, इसने बनाया था। ठीक, दसाल्ट कंपनी ने बनाया था। फ्रांस की एक कंपनी है ये जो है, और इसको बनाया था। तो अगर आपसे पूछे दसाल्ट, अगर आपसे पूछे कि इस उड़ाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसकी पहले शिवांगी सिंह ने इसको सबसे पहले उड़ाया था। किसने? शिवांगी सिंह ने इसको उड़ाया था। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, मिग, अगर आपसे पूछे कि मिग 29 और सुखोई 30 का किस देश से खरीदा गया था,
मिग 29 जो विमान है और सुखोई 30 ये कहाँ से खरीदा गया था? तो ये रूस से खरीदा गया विमान है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो राफेल शिवांगी सिंह है, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राफेल कहाँ से खरीदा गया था? फ्रांस से जब खरीदा गया था 36 राफेल विमान खरीदा गया था, बहुत चर्चे में था जब खरीदा गया था। राफेल घोटाला करके चर्चा हो रहा था उस समय। और इसका निर्माण किसने किया था? डसाल्ट कंपनी ने निर्माण किया था। और ये कहाँ की कंपनी है? दसाल्ट, ये फ्रांस की कंपनी है। मिग 29 किसने बनाया? और सुखोई 30 ये हमने कहाँ से खरीदा? तो ये रूस से खरीदा गया जो है विमान है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पे चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो ताप भी इसका क्या हो जाएगा? आधा। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा ताप है। देखिए, अब प्रतिरोध के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध आया है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम। 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिरोध किस चीज में होता है? सर्वाधिक जो है प्रतिरोध किस चीज में होता है? तो नाइक्रोम में जो है, नाइक्रोम एक धातु है, इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है जो आपके हीटर में लगा होता है जिसपे खाना बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम प्रतिरोध किस चीज का? न्यूनतम जो प्रतिरोध है ये किस चीज में होता है? तो चांदी में सब न्यूनतम प्रतिरोध होता है, चांदी में। इसीलिए चांदी को जो विद्युत का सुचालक कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वोल्ट मीटर में कितना प्रतिरोध होता है? वोल्ट मीटर में अगर आपसे पूछे वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कितना होता है? तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध की जो मात्रा होती है वो अनंत होती है, अनंत। वोल्ट मीटर के बारे में हमने आपको क्या बताया था? वोल्ट मीटर के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें धारा की परिपथ में धारा की उपस्थिति का माप करते हैं। किसकी? परिपथ में धारा की उपस्थिति का माप करते हैं। ठीक, और एक एमीटर के बारे में हमने बताया था। अगर आपसे पूछे कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एमीटर का जो प्रतिरोध अगर आपसे पूछ ले तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। और एमीटर से हम लोग किस चीज का मापते हैं? तो विद्युत धारा की माप जो है, विद्युत धारा की माप किस में करते हैं? एमीटर में करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पे चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी जो है आधा हो जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक प्रतिरोध कहाँ पे होता है? तो नाइक्रोम धातु की प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। और न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो चांदी का होता है। वोल्ट मीटर में प्रतिरोध की मात्रा अनंत होती है। वोल्ट मीटर में हम लोग परिपथ में धारा की उपस्थिति का माप करते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है। नोबल गैसों की संख्या कितनी है? 6 गैसें हैं नोबल। आइए जैसे देख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन और कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन इस तरह से लिखा होता है। हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये होता है। ये क्या होते हैं? ये जो है नोबल गैस होते हैं, जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और इसे नोबल गैस भी कहते हैं, जिनकी संख्या 6 आपके सामने लिखा गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हमने बताया कि हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की गैस होती है। अगर आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो देखिए, लॉफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, N2O इसका सूत्र होता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक और आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स
गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस जो है ये मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को। फार्मूला क्या होता है इसका, CH4 इसका फार्मूला होता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नोबेल में गैसों की संख्या कितनी होती है। तो नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है। नोबेल गैस को ही मार्स गैस, सक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस इसे बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और क्या कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडॉन। तो ये गैसें होती हैं। हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होती है। और लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। और मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस मीथेन CH4 को कहते हैं। अजंता, एलोरा की, एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये हैं, ये दोनों, ये सभी जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आइए इन तीनों गुफाओं के, चारों गुफाओं से क्या क्या प्रश्न। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बातें आप लोग को यहाँ पे नोट करना है। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बातें आप लोग को नोट करना है। एलोरा की गुफाएं ये जो है बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है, और जैन धर्म की भी यहाँ पे मूर्तियां मिलती है। एलिफेंटा की गुफाएं भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शिव मंदिर मिलता है। कहाँ पे, शिव मंदिर, ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, ये तीनों महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कि कैलाश गुफाएं कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि कैलाश गुफाएं ये कहाँ पे स्थित है, तो कैलाश गुफाएं जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा एक और चीज आप, अगर आपसे पूछे कि तलजा की गुफाएं, ये गुफाएं कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है अजंता जो है ये बौद्ध धर्म का, यहाँ पे जो है मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा की जो गुफाएं ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से। एलोरा का अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसने करवाया था, निर्माण, तो इसका निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। किसने, कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कैलाश गुफाएं कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है। और तलजा की गुफाएं अगर आपसे पूछे, तलजा की गुफाएं ये गुजरात राज्य में बनी हुई हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है। तो देखिए, अब अशोक की अभिलेख का पहचान या फिर अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दो अभिलेखों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका मास्की, एक है आपका मास्की, और दूसरा है आपका गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, इन दोनों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपसे पूछे कि एरण अभिलेख किसका है। कुछ अभिलेखों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि एरण अभिलेख किसका है, तो एरण जो अभिलेख है ये भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। और इसमें सती प्रथा का जो है, सती प्रथा का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एहोल अभिलेख किसने बनवाया था, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो एहोल अभिलेख के बारे में तो यहाँ पे पुलके सिंह द्वितीय से संबंधित है। पुलके सिंह द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूछ ले, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किससे, खारवेल से संबंधित है। कहाँ के राजा हैं, कलिंग के राजा हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख, जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख में किसका, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। अगर आपसे पूछे कि एहोल अभिलेख, तो ये पुलके सिंह द्वितीय का है। किसका, पुलके सिंह द्वितीय का है। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो इसमें खारवेल का है। ठीक, मरुस्थली पौधे के क्या गुण होते हैं, तो मरुस्थली पौधे के गुण ये होते हैं, इसमें जो तने होते हैं, तने जो है ये गुद्देदार होते हैं। कैसे होते हैं, गुद्देदार तने होते हैं। पत्तियों के बारे में बात करें, पत्तियां जो होती हैं इसमें कांटेदार होती हैं। कैसे होती है, कांटेदार होती हैं। ठीक, और इसकी जो है लंबी जो है जो जड़ें होती हैं वो लंबी जड़ें होती हैं। ठीक, ये भी बातें याद रखेंगे, लंबी जड़ें। मरुस्थलीय पौधों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है
इसको कहता है जीरोफाइट। जीरोफाइट पौधों को जो है इनको लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जीरोफाइट ये मरुस्थलीय पौधे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, तो जलीय पौधे जो है इसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट पौधे कहा जाता है। और एक आप लोग नमकीनी क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पौधे हैं उसको कहा जाता है हैलोफाइट। तो ये भी रंगे हाथ आप लोग ध्यान रखेंगे, नमकीनी क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं, जहाँ मतलब खारा जगह पे, वो होता है हैलोफाइट पौधा। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मरुस्थलीय पौधे का गुण क्या होता है। तो इसके तने जो होते हैं गुद्देदार होती हैं, पत्तियां कांटेदार होती हैं, इसमें कांटेदार होता है ताकि जल का जो है उत्सर्जन अधिक ना कर पाए ये पत्तियां, तो जल की कमी होती है, इस वजह से कांटेदार पत्तियां यहाँ के जो है रूपांतरित हो जाती हैं और जो लंबी जड़ें इसमें पाई जाती हैं। नमकीन जो क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं उसको हैलोफाइट कहते हैं, और जलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं इसको हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोफाइट कहते हैं। और जो है ये मरुस्थलीय में जो जेरोफाइट पौधे पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन है। तो एप्पल जो है वो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न की बारीकी को समझिएगा, तो वो संचार उपग्रह को कहा जाता है तो एप्पल। संचार उपग्रह पूछे तो एप्पल। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम उपग्रह क्या था भारत का, तो ये था आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट। कब भेजा गया था, तो 1975 में। और इसमें मदद किसने किया था, ये भी बात पूछा जाता है। तो इसमें सोवियत संघ उस समय नाम था, रूस ने भेजा था, मतलब मदद किया था। पहला मौसम उपग्रह कौन था भारत का, पहला मौसम उपग्रह अगर आपसे पूछे भारत का कौन था, तो मैटसैट था। मैटसैट भारत का पहला मौसम उपग्रह था, मैटसैट। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। क्या बताया हमने, भारत का पहला संचार उपग्रह क्या था, एप्पल था, एप्पल खाने वाला एप्पल वही। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उपग्रह भारत का कौन था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, 1975 में भेजा गया था, रूस की मदद से भेजा गया था। भारत के पहले मौसम उपग्रह क्या था, तो मैटसैट था भारत का पहला मौसम उपग्रह। भारत का पहला परमाणु उपग्रह कौन था, तो अप्सरा था भारत का पहला परमाणु उपग्रह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कह रहा है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। अब इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का फुल फॉर्म। अब डीएनए के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि डीएनए के बारे में द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ये दिए थे आपके वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। अगर आपसे पूछे प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, डीएनए का संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, या फिर मतलब बनाना होता है, या फिर संश्लेषण का मतलब बनाना होता है। तो डीएनए किसने बनाया था, तो ये बनाए थे कार्नबर्ग ने। ये प्रयोगशाला में डीएनए बनाए थे। तो ये भी बातें पूछा जाता है। डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है, डीएनए में शर्करा अगर आपसे पूछे कौन सी पाई जाती है, तो डीएनए की जो शर्करा पेंटोस होता है, कौन सा, पेंटोस नामक शर्करा डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए में क्षार कौन सा पाया जाता है, डीएनए में पहले आपसे पूछे क्षार कौन सा पाया जाता है, तो डीएनए में जो क्षार पाया जाता है, यहाँ पे झार लिखा गया है, क्षार जो पाया जाता है वो एडिनिन व गुआनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एडिनिन और गुआनिन पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग को क्या कहना है, अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक होता है, डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या, किसका, न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का
बहुलक होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन होती है डीएनए की क्रियात्मक इकाई। डीएनए के द्विमॉडल कुंडलित का पता किसने लगाया था? वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था, कार्नबर्ग ने किया था। और डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। और डीएनए की जो क्षार होती है एडेनिन और गुआनिन होती है। और डीएनए के जो बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे? तो ये रेहड़ी पटरी वाले के लिए है, जो आपके स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए था। इसके तहत लोन दिया जाता था। कितना? इसके तहत 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। इस योजना के लिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला कुछ योजनाओं के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अभी तक। अगर आपसे पूछे कि किसान सम्मान निधि योजना, ये जो है ये पूछा गया है एग्जाम में। ये 2019 में शुरू हुआ था और इसके तहत जो है सरकार 2,000 रुपए का 3 किस्त देती है एक साल में। एक साल में कितना देती है? प्रति साल 2,000 रुपए का 3 किस्त देती है। ये है आपका किसान सम्मान निधि योजना। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग को क्या देखना है? अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? तो ये 1973 में आया था, 1993 में आया था। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, जन धन योजना बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। जन धन योजना ये 2014 में आया था, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये रेहड़ी पटरी वालों से है। ठीक, 10,000 रुपए का इसके तहत लोन दिया जाता था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था तो हम सोचे बता देते हैं। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना ये कब शुरू हुई थी? 2000, इसके तहत 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत सरकार 2,000 रुपए का 3 किस्त एक साल में देता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई और जन धन योजना 2014 में 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। यही डेट था। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। द्वैध शासन वो भी बंगाल में पूछ ले तो क्लाइव ने शुरू किया था। क्लाइव कब शुरू किया था? वो 1965 में शुरू किया था। कब? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था 1965 में। अगर आपसे पूछे कि फिर आगे चल करके बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। अब कब किया था? तो 1972 में किया था। सॉरी 1965 ये है नहीं, गलत हो गया। स्पीड थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ये 1765 था। आ जाओ 1765 में शुरू किया था। अब इसको समाप्त कब वारेन हेस्टिंग ने करता है समाप्त, और ये कब करता है? ये 1772 में आगे चल करके इसे समाप्त कर देता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि देखिए, एक बार राज्यों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, एक बार केंद्र में द्वैध शासन। राज्यों में अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन कब शुरू हुआ, तो देखिए इसके लिए राज्यों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसमें शुरू हुआ। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर इसको समाप्त, राज्यों में द्वैध शासन अगर आपसे पूछे कि समाप्त कब हुआ, तो ये समाप्त हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के द्वारा इसमें समाप्त हो गया। फिर अगर आपसे पूछे, फिर इसी के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन, अगर आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन शुरू कब हुआ, तो ये हुआ था इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था। तो ये द्वैध शासन के बारे में कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। शुरू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन शुरू करता है। फिर आगे चल के जो वारेन हेस्टिंग आता है 1772 में इसे समाप्त कर देता है। ठीक, फिर क्या होता है, बंगाल में ना बंद करके राज्यों में शुरू होने लगा। राज्यों में द्वैध शासन अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू हुआ। फिर इसको समाप्त कर दिया गया कब, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है तो इससे भारत शासन अधिनियम से इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर उसी के जगह पे केंद्र में द्वैध शासन
कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स में कितने अस्थायी सदस्य हैं अभी वर्तमान समय। ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? सीए का प्रश्न है, करंट अफेयर का। और वर्तमान समय में अभी हो चुके हैं, 2-3 दिन का न्यूज है, 10 इसमें अस्थाई सदस्य बन चुके हैं, अस्थाई। अब नवीन कौन बना है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नवीन इसका अस्थाई देश कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। ठीक, ये बातें आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ब्रिक्स में सदस्य टोटल हो चुके हैं, अब 10 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 5 तो पहले के थे। कौन कौन से थे? पहले से 5 क्या थे? ब्राजील था, रूस था, रूस था, भारत था, आपका भारत था, चीन था और दक्षिण अफ्रीका था। क्या था? दक्षिण अफ्रीका था। ठीक, अब क्या हो गया है, अब इसमें 5 और सदस्य अभी नए शामिल हुए थे, 5 और सदस्य शामिल हुए थे, मतलब प्रस्ताव आया था। कौन कौन से? तो देखिए एक तो आपका कौन सा, सऊदी अरब था, सऊदी अरब, एक आपका यूएई था, एक आपका था मिस्र, एक आपका कौन था? मिस्र था, एक आपका था ईरान और एक आपका था इथियोपिया। क्या था? एक आपका था इथियोपिया, हाँ इथियोपिया। ये देश इसमें क्या हुए? शामिल हुए। लेकिन इनमें से अस्थायी रूप से केवल यूएई शामिल है और मिस्र शामिल है, ईरान शामिल है अस्थायी रूप से, इंडोनेशिया और इथियोपिया, जबकि सऊदी अरब जो है अस्थायी रूप से शामिल नहीं है। तो 4 इधर के हो गए और एक इंडोनेशिया अस्थायी रूप से शामिल है और 5 पहले से शामिल थे, 5 इधर, तो ये 4 एक और ये इंडोनेशिया मिला करके 5 इधर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें अस्थायी देश कुल कितने हो जाते हैं? 10 है। और ब्रिक्स की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में की जाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वर्तमान समय में ब्रिक्स में कितने अस्थायी देश हैं। वर्तमान समय में 10 अस्थायी देश हैं। अभी नवीन अस्थायी देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स में पहले सदस्य थे 5, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इस समय 5 देश थे और 5 नए देशों का जुड़ने का प्रस्ताव आया था, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र, ईरान और इथियोपिया। जबकि उसमें से यूएई, मिस्र, ईरान और इथियोपिया अस्थायी सदस्य बन चुके हैं अभी, जबकि सऊदी अरब नहीं बना है, बनने वाला है लेकिन अभी नहीं बना है। और नवीन इसका इंडोनेशिया अस्थायी सदस्य बन चुका है। मणिमेखला किस भाषा का महाकाव्य है? तो मणिमेखला जो है ये आपके तमिल भाषा का महाकाव्य है। किस भाषा का है? तमिल भाषा का महाकाव्य है। और अगर आपसे पूछे कि मणिमेखला किस जो है किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे इसका संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ जो है मणिमेखला से किसकी जानकारी मिलती है? तमिल है तो यहाँ पे जो है संगम काल की जानकारी मिलती है। किस काल की? संगम काल की यहाँ से संगम काल की यहाँ से क्या मिलती है? इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जानकारी। ठीक, अगर आपसे पूछे तोलकप्पियर किस मतलब किस भाषा का है? तोलकप्पियर, ये भी बहुत फेमस है। तोलकप्पियर ये भी बहुत फेमस है। तो इसकी जो है तोलकप्पियम, ये है तमिल भाषा का। किसका? तमिल भाषा में ये लिखा गया है। ठीक, और एक तेलुगु वाला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे अमुक्तमाल्यदा, अमुक्तमाल्यदा ये किस भाषा में है? अमुक्तमाल्यदा, तो ये इसकी जो है कृष्ण देव राय इसकी रचना करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अमुक्तमाल्यदा अगर आपसे पूछे किस भाषा में? तमिल नहीं, ये तेलुगु में। किस में है? ये तेलुगु भाषाओं में है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मणिमेखला किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। ये संबंधित तो है बौद्ध धर्म से और इससे जानकारी हमें मिलती है संगम काल की जानकारी मिलती है। और तोलकप्पियम अगर आपसे पूछे कि ये तमिल भाषा का जो ग्रंथ है ये है। उसके बाद आप लोग को ध्यान है अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की यहाँ से जो रचना करते हैं और तेलुगु भाषा का ये महाकाव्य है। किसका? तेलुगु भाषा का।
अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है ये कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बात आप लोग को क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि भोजन का अंतःग्रहण तो हो गया, मतलब निगल लिया भोजन, लेकिन इसका पाचन कैसे होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है पाचन करने के लिए, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, ये सभी पाचन करते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसी तरह से इसमें जो है पाचन क्रिया जो है के लिए होता है क्या, खाद्य घानी बना होता है। क्या होता है? खाद्य घानी बना होता है। खाद्य घानी द्वारा इसका पाचन होता है। हिंदी थोड़ा सा टफ होती है भाई, लेकिन खाद्य घानी द्वारा। अगर आपसे पूछे कि भोजन खा लिया, पचा लिया, उत्सर्जन इसमें किस तरह का होता है, किससे होता है उत्सर्जन, मतलब कि वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, यानी कि भोजन को बाहर किसके द्वारा निकालता है, तो वो कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली के द्वारा, या फिर आपसे पूछ लेता है रिक्तिका के द्वारा क्या करता है, रिक्तिका द्वारा ये उत्सर्जन करता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यही केचुआ के बारे में ध्यान रखना है। केचुआ के बारे में हमने क्या बताया था, अगर इसको क्या बोलते हैं, केचुआ को किसान का मित्र बोलते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे, केचुआ को क्या बोलते हैं, इसको किसान का मित्र बोलते हैं। ये बात हो गई। अगर केचुआ के बारे में पूछे ये श्वसन कहाँ से करता है, श्वसन, केचुआ जो है श्वसन किससे करता है, तो ये श्वसन जो है अपने त्वचा से करता है। किससे? त्वचा से। केचुआ श्वसन किसके द्वारा करता है, किसकी सहायता से करता है, त्वचा द्वारा ये श्वसन करता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि केचुआ में हृदय कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। ये भी बातें एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछे कछुआ का पालन क्या कहलाता है, तो इसका पालन जो है वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है कछुआ का पालन? वर्मी कल्चर इसका पालन कहलाता है। ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है, तो कूटपाद के द्वारा इसके भोजन का अंतःग्रहण होता है। पाचन जो है वो खाद्य घानी के द्वारा होता है। खाद्य घानी के द्वारा इसका पाचन होता है। और उत्सर्जन जो है कोशिका झिल्ली या फिर रिक्तिका के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। श्वसन जो है केचुआ के बारे में हमने बताया, श्वसन ये त्वचा के द्वारा करता है। इसमें दिल 4 जोड़ी होती है, मतलब 4 दिल होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, यानी कि 4 जोड़ी का मतलब 8 हो गया। केचुआ का पालन किससे करते हैं, तो ये वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए बांग्लादेश से जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य, हमारा पश्चिम बंगाल राज्य। अगर बांग्लादेश से पूछे कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, एक तो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, असम के बाद आपका हो जाएगा क्या, मेघालय सीमा साझा करता है। मेघालय के बाद क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्या, त्रिपुरा, और फिर हो जाएगा मिजोरम। ये सभी किससे सीमा साझा करते हैं, ये सभी बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगर त्रिपुरा के बारे में अगर आपसे पूछे, तो अगर ये जो है 3 ओर से किससे घिरा है, 3 ओर से किस देश से घिरा है, तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भारत से सर्वाधिक सीमा कौन सा देश लगाता है, भारत से सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है, तो वो बांग्लादेश की ही लगती है। किस देश की? बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो ढाका यहाँ की राजधानी। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या होता है? जातीय संसद यहाँ के संसद का नाम होता है। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगला क्या है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं इससे बांग्लादेश से? तो 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। त्रिपुरा जो है 3 ओर से किससे घिरा हुआ है?
त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश से लगती है, बांग्लादेश से। सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है, ठीक। और कुल कितने राज्यों, कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, ये आप लोग बताएंगे। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, भारत की अगर आर्थिक राजधानी रुपया वाला पूछ लेना तो क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी, मुंबई। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो है सांस्कृतिक राजधानी क्या है, सांस्कृतिक, भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी पूछ ले क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी वाराणसी। क्या हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का राजनीतिक राजधानी कौन सा है, राजनीतिक, भारत का राजनीतिक राजधानी कौन सा है, तो भारत की राजनीतिक राजधानी आप सभी जानते हैं नई दिल्ली है। क्या होगी, नई दिल्ली। नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा है कब की गई थी, तो जब घोषणा पूछे कि कब की गई थी तो आप लोग बताएंगे 1911। और इस समय क्या था, दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी। अब अगर आपसे पूछे कि लेकिन राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में बनी थी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। अतिशी यहाँ की वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं। भारत की जो है आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी मुंबई है भारत की। उसके बाद सांस्कृतिक राजधानी क्या है, भारत की वाराणसी है। भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी क्या है, वाराणसी। भारत की राजनीतिक राजधानी पूछ ले तो नई दिल्ली। इस तरह से 3 राजधानियां आप लोग को ध्यान रखना है। नई दिल्ली जो है इसको राजनीतिक राजधानी, पहले राजधानी अगर आपसे पूछे कहाँ पे थी, पहले राजधानी जो भारत की कोलकाता थी। कहाँ पे, कोलकाता थी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और घोषणा कब हुई थी, 1911 दिल्ली के दरबार में भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली लाने की बात कही गई थी, 1912 में बन गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है, 7 अप्रैल 1948 में इसका जो है स्थापना होता है। मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे, जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा में यहाँ पे मुख्यालय है। और जिनेवा कहाँ पे है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। अगर आपसे पूछे कुछ और संगठनों के बारे में और उनके मुख्यालयों के बारे में पूछे, अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछ ले, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। IMF की हेड कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय WMO, ये कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। WTO कहाँ पे है, मुख्यालय जिनेवा में। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले पर। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।